नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सुबह के 11 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं धुआंधार खबरों का नॉन स्टॉप बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अगले 1 घंटे तक आपको हर खबर मिलेगी। अभी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, बनारस, किसी भी शहर की कोई भी खबर नहीं छूटेगी। यानी हर वो खबर जो इस वक्त सुर्खियों में है आपको मिलेगी अभी। और आज खबरों में हम बात करेंगे कि आखिर लखनऊ में हड़ताल पर क्यों है वकील। क्या आज फिर होगा बुलडोजर एक्शन। रतलाम से सासाराम तक 24 घंटे में 2 जगह कैसे जल गई ट्रेन। लखनऊ में गोमती एक्सप्रेस में टुकड़ों में मिली महिला की लाश की क्या है पहेली। बंगाल में क्यों है इतना बवाल, कैसे उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर की है पत्थरबाजी। और नीट पेपर लीक कांड में क्या है नया खुलासा। दिल्ली में स्विमिंग पूल में कैसे डूब गया 10 साल का बच्चा। संस्कार। सबसे पहले खबर लखनऊ में वकीलों के चैम्बर पर बुलडोजर एक्शन की। वकीलों के चैम्बर को गिराए जाने के बाद बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। लखनऊ के वकीलों ने पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके तहत वकील 18 से 20 तक कामकाज का बहिष्कार करेंगे। अब इस ऐलान के बाद लखनऊ की अदालतों में आज कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। हाईकोर्ट के आदेश पर कल लखनऊ नगर निगम की टीम ने जिला कोर्ट के आसपास वकीलों के चैम्बर्स और दुकानों को हटाया था। हाईकोर्ट के आदेश पर 240 अवैध चैम्बर्स और दुकानों को तोड़ा जाएगा। जैसे ही बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, वहां भारी संख्या में वकील पहुंच गए और अपने चैम्बर को गिराने का विरोध करने लगे। और कई वकील तो वहीं पर लेट गए तो कई पुलिस से भिड़ गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे वकीलों का गुस्सा और बढ़ गया। प्रशासन का कहना है कि रोड किनारे अवैध तरीके से चैम्बर बनने के कारण ट्रैफिक प्रभावित होता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो वहीं वकील पुलिस और प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल कल हुए बवाल के बाद आज लखनऊ की जिला अदालत के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन अवैध तरीके से बने चैम्बर पर प्रशासन कार्रवाई करना चाहता था, बुलडोजर एक्शन करना चाहता था। इसी दौरान वकीलों ने भारी नाराजगी जाहिर की और जबरदस्त एक्शन हुआ। काला कोट वर्सेस बुलडोजर, लखनऊ में फुल गदर। पीले पंजे का धावा, वकीलों ने बोला हमला। हड़ताल, धरना, नारेबाजी, देखते देखते बात बढ़ गई। लखनऊ में हर जगह अवैध कब्जे हैं, खाली वकीलों ही के चैम्बरों में अवैध कब्जे नजर आए। जो वकील इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ के आ रहा है, उसको बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। लाखों रुपए के चैम्बर बिक रहे हैं। बुलडोजर का दूसरा दिन आज भी जबरदस्त टेंशन। खाकी वर्सेस काला कोट, आखिर कब तक टेंशन। अब पूरी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है और हाईकोर्ट ने पुराना जो हाईकोर्ट स्वास्थ्य भवन चौराहे के आसपास बने वकीलों के 240 अवैध चैम्बर्स हैं उसको गिराने का आदेश दिया, क्योंकि अवैध तरीके से बनाया गया था। 16 मई को ही इस बारे में नोटिस दे दिया गया था। 16 मई को अवैध चैम्बर हटाने को कहा गया था। 240 अवैध ऐसे चैम्बर और दुकानें थी जिनको गिराना था। पुराना हाईकोर्ट स्वास्थ्य भवन चौराहे के पास का ये इलाका है जहां पर नालियों के ऊपर, उसके साथ ही जो फुटपाथ है उस पर 240 इस तरह के चैम्बर्स बनाए गए थे और साथ ही साथ दुकानें बनाई गई थी। अब वकीलों के चैम्बर पर बुलडोजर चला, पुलिस से भिड़ गए वकील, पथराव भी किया। पुलिस के साथ वकीलों के साथ जो झड़प हुई उसमें लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बुलडोजर एक्शन के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं वकील। 3 दिन तक हड़ताल पर रहेंगे। 18 से 20 मई तक काम का बहिष्कार करेंगे। यानी कि अगर आपको कोर्ट में कोई काम है तो आपको वकील नहीं मिल पाएंगे, जिसका खामियाजा अब उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिनके केसेस इस वक्त कोर्ट में लगे हुए हैं या फिर जो कोर्ट तक जाना चाहते हैं। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा रुचि के पास हम चलेंगे। रुचि, कल तो हमने जबरदस्त हंगामा देखा है, आज किस तरीके का एक्शन जमीन पर देखने को मिल सकता है? क्या तैयारी प्रशासन की है और वकील क्या कह रहे हैं? कल क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक्शन हुआ था बुलडोज़र का और जो चैम्बर्स थे जिनको इलीगल कह रहा है प्रशासन, वो गिराए भी गए थे। इसी सड़क पे आगे रजिस्ट्री का ऑफिस है और थोड़ा सा आगे जब बुलडोज़र पहुंचा था तो विवाद हो गया था। बार एसोसिएशन धरने पे बैठ गया था। बुलडोज़र्स को वापस लौटना पड़ा था। 4 बजे जब फिर से बुलडोज़र आए तब भी वो कार्रवाई नहीं कर पाए। तो अब ये तय हुआ है कि एक बार मीटिंग होगी बार एसोसिएशन के साथ, उसके बाद जो करीब 50 अभी भी चैम्बर्स बचे हैं जिनको गिराया जाना है, जिसमें लाल निशान लगे हैं,
तब कार्रवाई होगी। जहाँ तक कोर्ट की बात है, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन आज लखनऊ के जो ये कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, ये कचहरी है या रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस है, कहीं भी काम नहीं हो रहा, सब जगह वकील हड़ताल पर है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलडोज़र का एक्शन हुआ है जिस जगह हम इस समय हैं। ये सब पक्के चैम्बर्स थे वकीलों के। अब वकील इसको लेकर नाराज़ हैं। उनका कहना है कि हमने इतना पैसा खर्च करके ये चैम्बर्स बनाए थे और अब इसको गिरा दिया, अब हम कहाँ बैठेंगे। क्योंकि ये बात वकीलों की सही है कि जितने वकील हैं लखनऊ में उतने चैम्बर्स यहाँ पर नहीं हैं। तो अब वकालत करनी है, वो रजिस्टर हो गए हैं कोर्ट में, तो जाएँ कहाँ। वकील साहब भी हमारे साथ है। अब क्या कह रहे हैं, अभी 50 के आसपास और गिराए जाने? नहीं, ये जो गिराए जाने का कार्य है बहुत ही निंदनीय है और गलत है। पहली बात तो अगर गिराने के पहले सरकार को वकीलों के बैठने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और सबसे बड़ा कदम तो ये होना चाहिए, जो कुकुरमुत्ते की तरह LLB कॉलेज खुलते जा रहे हैं, उनमें एडमिशन होते जा रहे हैं। पहले 1000-1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता था, इस समय करीब 80,000-85,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और सरकार उनके बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाती है और गिराने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। पुलिस और वकीलों का तो हमेशा भी 36 का आंकड़ा रहा है। पुलिस को मौका मिलते ही वकीलों पे लाठीचार्ज करने के लिए तैयार हो जाती है। भाई जो काम शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता था उसमें लाठीचार्ज की ज़रूरत नहीं थी। हमारे भाई हैं, हेमू भाई हैं, वो रामायण लेके जा रहे थे और लेते जाते समय उनके ऊपर लाठियों की बौछार कर दी गई। वो इस समय एडमिट है, उनका हाथ टूट गया है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है कि कोर्ट है कि पुलिस है? इस तरह से अब मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है कार्रवाई के लिए। अब आगे आप जहाँ चलेंगे तो कल जो एक्शन हुआ था, लेकिन उसके आगे और भी बहुत सारे चैम्बर्स हैं जिसमें लाल निशान यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल ये एक्शन बुलडोज़र का रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि आज जो बार एसोसिएशन है उसकी अलग अलग मीटिंग्स होंगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि 50 के आसपास चैम्बर्स हैं जो अभी भी तोड़े जाने हैं, उसमें बुलडोजर चलना है। अभी कार्रवाई रुकी है क्योंकि हाईकोर्ट में प्रशासन को रुचि, अब ये अवैध तरीके से निर्माण किया गया है तो उस पर कार्रवाई भी जरूरी है, लेकिन वकीलों का कहना भी ठीक है। अब देखना यह होगा कि बातचीत से क्या नतीजा निकलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि। और बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां सासाराम में पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग लग गई। आग में सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन का एक कोच पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। अब आग लगने की यह घटना तब हुई जब ये ट्रेन सासाराम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। आग लगते ही पूरे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया। 24 घंटे में ट्रेन के कोच में आग लगने की ये दूसरी घटना है। कल त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में कोटा और रतलाम के बीच में आग लग गई थी। आग इतनी भयंकर थी कि जैसे तैसे ट्रेन में सवार यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। इसमें पहले शुक्रवार को हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस में 3 टियर AC कोच B1 और B2 में आग लग गई थी, जिससे स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया था। और पिछले 4 दिन में सासाराम में ट्रेन में लगी आग की ये तीसरी घटना है। राहत की बात तो ये रही कि जब ट्रेन में आग लगी तो कोच पूरी तरह से खाली था, जिसकी वजह से कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से ट्रेन में आग लगने की संभावना जताई जा रही है। सासाराम से आरा होकर पटना को जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने से प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री इधर उधर भागने भी लगे। इस घटना में पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है, जिसे ट्रेन से अलग कर दिया गया। ट्रेन की बोगियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर थी। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रेन धुंधू कर जल रही है और आप देखिए आग कितनी भयानक है। ये पूरा का पूरा जो कोच है वो जलकर खाक हो गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि जिस वक्त इस कोच में आग लगी, जिस वक्त इस बोगी में आग लगी, उस वक्त अंदर कोई भी यात्री मौजूद नहीं था, तो जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस कोच में आग कैसे लगी। शॉर्ट सर्किट एक आशंका जताई जा रही है, जिस पर जांच की जा रही है। क्या हुआ सर? उसका एक जनरल कोच में जो है आग लग गई थी। उसमें सवारी थी सर? इसकी पता नहीं चला है, वो कोच खाली था। वो क्या आग लगा, कैसे पता चला सर? अभी उसकी जांच की जा रही है। कौन गाड़ी है सर? 5312 है, ये सासाराम पटना पैसेंजर है। और बार बार ट्रेन के कोच में लग रही आग यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब कई सवाल खड़े होते हैं। किसकी लापरवाही के चलते आग लगातार लग रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल रेलवे पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सासाराम में पटना पैसेंजर ट्रेन में आग लगी।
इसके अलावा कल कोटा रतलाम के बीच राजधानी एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई थी और हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस में भी आग लगी थी। तो लगातार जो ये घटनाएं हो रही है, सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और अगर लापरवाही हो रही है मेंटेनेंस में तो उसके खिलाफ भी कुछ कदम उठाया जाएगा या नहीं। और अब बात लखनऊ की, जहां गोमती नगर एक्सप्रेस में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला के शव के कई टुकड़े करके उन्हें बॉक्स और बैग में भरकर रखा गया था। ट्रेन के S1 कोच में बॉक्स और बैग मिले हैं। बॉक्स में महिला का सिर रखा हुआ था, जबकि बैग में कटा हुए हाथ और पैर मिले हैं। महिला की उम्र 30 से 35 साल के बीच आंकी जा रही है। ये शव ट्रेन में सफाई कर रहे स्टाफ को मिला। उन्होंने फौरन इसकी सूचना जीआरपी को दी। जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। तो बॉक्स में महिला का शव मिला है और महिला के शव को काटकर टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग बक्से और अलग अलग बैग में रखा गया था। सफाई के दौरान कोच से इसे बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये किसका शव है, किसने इसको रखा है, इसके पीछे गुनहगार कौन है। इन तमाम बातों पर फिलहाल तफ्तीश चल रही है, लेकिन ये अपने आप में हैरानी भरा मामला है। ये सन्न कर देने वाला मामला है जो गोमती नगर से सामने आया है, लखनऊ से सामने आया है, जहां एक ट्रेन के कोच में बक्से में और बैग में महिला के शव के टुकड़े बरामद किए गए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। विशाल, इस खबर पर कोई अपडेट आपके पास मिला है? अमित, सबसे बड़ी जो चुनौती है जीआरपी लखनऊ के सामने वो यही है कि महिला का जो शव है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसकी तफ्तीश की जा सके और ये एस्टैब्लिश किया जा सके कि चूंकि ट्रेन जो है गोमती नगर एक्सप्रेस वो बिहार के छपरा से चलती है। शनिवार शाम को बताया था कि लगभग 6:30 के करीब ये ट्रेन छपरा से चली थी और सुबह 6 बजे लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जिसके बाद पूरी ट्रेन खाली हो जाती है। जब सफाई कर्मचारी अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि S1 कोच के सीट के नीचे बाकायदा ये बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, जिसके बाद तत्काल डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है। जीआरपी के तत्काल अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, डॉग स्क्वाड पहुंचता है, फिंगरप्रिंट्स वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पहुंचते हैं और उसके बाद जब ताला तोड़ा जाता है, जिसके विजुअल्स इंडिया टीवी के पास मौजूद हैं, तो अंदर से महिला का सर कटी हुई लाश मिलती है। जो दूसरा बैग मिलता है उसमें महिला के हाथ और पैर काट के बुरी तरीके से रखे गए थे और उसको इस तरीके से पैक किया गया था कि बॉक्स के ऊपर हो, बॉक्स के बाहर हो, ट्रेन के बाकी हिस्से में हो, कहीं पे भी खून के निशान ना मिले। यानी कि वो जो शव है उसको छपरा में रखा गया, रास्ते में कहीं रखा गया, लखनऊ में रख दिया गया, इस बात के पुख्ता जवाब फिलहाल जीआरपी लखनऊ के पास नहीं है। इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले में न सिर्फ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती जीआरपी चारबाग के सामने यही है कि वो इस पूरे मामले में महिला की जो शिनाख्त है, जो पहचान है, वो स्टैब्लिश कर सके। उसके बाद ये पता लगाया जा सके कि महिला कहां से बिलोंग करती है, महिला का पुराना परिवेश क्या है, महिला कहां की रहने वाली है, महिला किसी के दुश्मन में थी या किस तरीके से थी, तो कौन से हालात थे, कौन से मौके पर मौजूद स्थितियां बनी जिसकी वजह से महिला की बेरहमी से हत्या की गई। तो सबसे बड़ी चुनौती शिनाख्त की है। सबसे बड़ी चुनौती जैसा आप बता रहे हैं वो तो है कि आखिरकार इनकी पहचान करना कि महिला कौन है। दूसरी सबसे बड़ी यहां पर अब चैलेंज है कि आप किस तरह से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसने ये बक्सा रखा है। उसके लिए आपको हर एक स्टेशन के सीसीटीवी खंगालने पड़ेंगे और लगभग आप सोचिए कि 1 दर्जन से ज्यादा ही स्टेशन होंगे, 20 के करीब तो स्टेशन होंगे ही होंगे जहां पर आपको छानबीन करनी होगी। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो नीट लीक कांड से जुड़ी हुई है। नीट पेपर लीक का मामला इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। सियासी गलियारे से लेकर यंग जनरेशन तक हलचल है। पेपर लीक के केस में सीबीआई की छानबीन में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आ रहा है कि मेन के साथ रिजर्व पेपर को भी लीक किया गया था। गेस्ट पेपर में दोनों सेट से सवाल मिलने के बाद जांच तेज हो गई है। सीबीआई एक्शन मोड में है। सूत्रों के मुताबिक एनटीए का एक अफसर भी रडार पर है जिसका पेपर लीक की मास्टरमाइंड ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे से कनेक्शन हो सकता है। तो आइए आपको ये बताते हैं कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है इसमें सीबीआई की जांच अभी तक कहां-कहां पहुंची है और एनटीए के एक अफसर के नाम को लेकर भी अब चर्चा की जा रही है कि क्या एनटीए की भी मिलीभगत है। तो देखिए, जानकारी ये है कि पेपर के दोनों सेट लीक हुए थे, यानी कि रिजर्व पेपर भी लीक हुआ था, रिजर्व प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था और गेस्ट पेपर के जरिए जो प्रश्न पत्र में सवाल आने वाले थे उनको लीक कर दिया गया था। पीवी कुलकर्णी ने गेस्ट पेपर बनाया था
और मनीषा मंधारे ने गेस्ट पेपर बनाया था। स्पेशल क्लास में इनको रटवाया गया था। तो पूरे नेक्सस की तरह यह काम किया गया है जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है और एनटीए के कौन से अफसर इसमें शामिल हैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। अभी तक क्या क्या एक्शन हुआ है? 9 आरोपी अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं और अकेले महाराष्ट्र से 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है इस मामले में। तो वहीं दिल्ली हरियाणा से भी एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है और राजस्थान से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकायदा पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये पेपर लीक कैसे हुआ है। पीवी कुलकर्णी मास्टरमाइंड नंबर 1 है जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे मास्टरमाइंड नंबर 2 है जिनको अरेस्ट कर लिया गया है और मनीषा वाघमारे मास्टरमाइंड नंबर 3 है जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। और अब इन तीनों का ही एनटीए के अफसर से क्या कनेक्शन है यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो पेपर लीक केस में पहले दिन से सियासी पारा हाई है। राहुल, प्रियंका, केजरीवाल समेत सभी विपक्षी नेताओं के टारगेट पर केंद्र सरकार है। राहुल गांधी ने सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। केजरीवाल ने कल नीट से जुड़े छात्रों के सुसाइड को लेकर चिंता जताई और कहा कि अब तक उनकी जानकारी में 4 छात्रों ने जान दी है लेकिन ये समाधान नहीं। मेरी सबसे सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इतना एक्सट्रीम स्टेप मत उठाइए। आपकी एंग्जाइटी को मैं समझ रहा हूँ। मैंने भी आईआईटी के एग्जाम दिए थे, मैंने यूपीएससी के एग्जाम दिए थे। कितना स्ट्रेस के अंदर हम एग्जाम देते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर दे के आते हैं और अगर पेपर कैंसिल हो जाए, मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे टाइम में पेपर कैंसिल हो जाता तो मुझ पे क्या गुजरती। लेकिन स्ट्रेस, सुइसाइड करना, इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना, ये तो इसका समाधान नहीं है ना। हमें मिलकर इसका समाधान निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में या डीएम करके मुझे मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। आई विल गेट इन टच विद यू और हम मिलके इसका समाधान निकालेंगे। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब लोग समझदार लोग हैं। नीट को कैसे ठीक करना है, हम मिलके इसका समाधान निकालेंगे ना। आपने भी कुछ सोचा होगा इसके बारे में। आप अपने सजेशंस भी मुझे भेजिए, अपने सॉल्यूशंस भी मुझे भेजिए। मिलके करते हैं इसका समाधान। और बड़ी खबर बंगाल से है जहां पर बीजेपी सरकार जब से आई है तब से कट्टरपंथियों में खलबली मची हुई है। शुभेंदु सरकार के तरफ से लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे जिहादी तिल मिलाए हुए हैं। शुभेंदु ने आते ही सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी, धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करवा दिया, हटवाने का आदेश दिया, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। यानी बंगाल में पूरी तरह से योगी मॉडल लागू हो गया है जिससे लेकर कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं। आसनसोल के बाद कोलकाता में कट्टरपंथियों ने दंगा भड़काने की कोशिश की लेकिन इस साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम समुदाय की भीड़ अचानक सड़कों पर उतर आई थी जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की। अब लेकिन भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, इसमें 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ा। हंगामे और झड़प के बाद पूरे इलाके में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। ये पार्क सर्कस का इलाका है, आप देख पा रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण एक चौराहा है जिसके आसपास सड़क पर लोग बैठ जाते हैं। ये नॉर्थ और साउथ कोलकाता को जोड़ता है। ऐसे में आप समझिए कि यहाँ पर अगर इस तरह से प्रदर्शन होगा या खुले में नमाज पढ़ने की कोशिश होगी तो इसका असर पूरे कोलकाता के ट्रैफिक पर पड़ता है और यही वजह की सरकार ने आते ही यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता जहां पर पार्क सर्कस में यह हंगामा हुआ। इसके अलावा लाउड स्पीकर को लेकर आसनसोल में हंगामा हुआ था जहां पर लाउड स्पीकर को हटाने के लिए नहीं कहा गया था, सिर्फ कहा था कि आवाज धीमी कर दें। उसको लेकर ये लोग पहुंचे थे उपद्रवी और थाने का घेराव करके उसमें हमला किया था। कई पुलिस वाले भी चोटिल हुए थे। अब हावड़ा में पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है। तमाम जो अवैध यहां पर दुकानें या कोई भी यहां पर स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टेशन के आसपास या गंगा जी के किनारे, उसे हटाने का काम शुरू हुआ है। काला कानून चल रहा है, यहाँ पर लोगों पर जुल्म ढाया जा रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए खास कम्युनिटी पर एक्शन लिया जा रहा है, यहाँ पर टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। बातचीत करना हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर काला कानून चल रहा है। मुसलमान इस देश का क्या नागरिक नहीं है? मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है, औरतों को ढकेला जा रहा है। अवैध जमायत हुआ था जब पुलिस हटाने गया था, पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। पुलिस का जो एसओपी है, पुलिस वो एसओपी मुताबिक कार्रवाई किया है। हम लोग देखेंगे जो उसका पीछे कौन है, सबको हम लोग अरेस्ट करेंगे, ठीक है। उसका सबका खिलाफ में हम लोग कड़ा जो लीगल एक्शन है वो होगा।
और कोलकाता के पहले आसनसोल में भी गदर की तस्वीर देखने को मिली थी। यहां पुलिस चौकी पर हमला करने वाले 25 से ज्यादा आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 मई को मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने को लेकर आसनसोल के रेलपार इलाके में बवाल हो गया था। दंगाइयों की भीड़ ने जहांगीर मोहल्ले की पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था और पुलिस चौकी पर पथराव करके भीड़ ने उसे तहस नहस कर दिया था। अब इस मामले में नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें उग्र भीड़ पुलिस से भिड़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए ऐसे 26 लोगों की पहचान की है जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया था, जिनमें से 7 को रिमांड पर लिया गया है और 19 को जेल भेजा गया है। नहीं, कोई भी कानून के बाहर नहीं है, खाली मस्जिद नहीं है। मैं खड़गपुर वासी को भी निवेदन करता हूं, यहाँ माता पूजा के नाम पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। पूजा शांति से भक्ति के साथ होना चाहिए। हम भी जाते हैं पूजा में करते हैं, ऐसा वातावरण ना हो कि डरा हुआ बीमार हो जाएं लोग, बच्चे बूढ़े। सुंदर पवित्र वातावरण में पूजा होना चाहिए, सरकार की भी सहयोग मिलेगी। इसलिए कोई भी समुदाय के लोग, धर्म के लोग हैं, कानून के अंदर व्यवस्था करें, नहीं तो कानून का हाथ बहुत लंबा है, कहीं भी पहुंच सकता है। अब देख रहे हैं, तो इसलिए मजबूर ना करे सरकार को कुछ कड़ा स्टेप लेने के लिए, चाहे आसनसोल हो, जो कहीं हो, कलकत्ता हो। कानून के बाहर, कानून के ऊपर जो काम करने का आदत पड़ चुका है उसको अपने आप सुधारे, नहीं तो हमको सुधारना आता है। बंगाल में सरकार के बदलते ही बदलाव भी साफ देखने को लगा है। शुभेंदु ने सीएम बनते ही बंगाल में योगी मॉडल लागू किया। पूरे बंगाल में इस वक्त फुल स्पीड में बुलडोजर चल रहे हैं। अवैध कब्जे पर पीले पंजे का प्रहार हो रहा है। बड़ी खबर कोलकाता से सटे हावड़ा से है, जहां स्टेशन के बाहर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ। गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध तरीके से बनी दुकानों और फुटपाथ कब्जा करके उस पर चलाए जा रहे बिजनेस को तोड़ा गया। बंगाल में ताबड़तोड़ हो रहे बुलडोजर एक्शन ने सबको सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि ऐसा मंजर पहली बार देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ कोई सरकार इस तरीके से पश्चिम बंगाल में अभी तक कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अब अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर ऐसे ही गरजे। उधर शुभेंदु सरकार के बुलडोजर एक्शन को लेकर बंगाल की सियासत भी गर्मा गई है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी बुलडोजर एक्शन पर भड़की हुई हैं। पश्चिम बंगाल में बुलडोजर पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखा जाता। ममता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरों से लेकर फुटपाथ तक गरीब लोग राजनीतिक अहंकार की कीमत चुका रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती को डर, ताकत और आम नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर नहीं चलाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई अपील करते हैं तो पूरा देश उसे फॉलो करता है। पीएम ने जब ईंधन की बचत का संदेश दिया तो असर हुआ। खासकर एनडीए शासित राज्यों में पीएम के संदेश का जबरदस्त असर दिख रहा है। ईंधन बचत योजना अब दिल्ली और जोर शोर से लागू कर रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईंधन बचत की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार आज मेट्रो डे मना रही है। सीएम रेखा गुप्ता मेट्रो, आईटीओ, मेट्रो स्टेशन में सफर करेंगे या मेट्रो में सफर करेंगे। दिल्ली सरकार के अधिकारी और कर्मचारी भी आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी ईंधन की बचत के लिए मेमोरेंडम जारी किया है। ईंधन की बचत को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार आज मेरा भारत मेरा योगदान और मेट्रो सोमवार मना रही है। दिल्ली सरकार ने फ्यूल यूसेज को 20% तक कम करने का फैसला किया है और कई राज्यों से इस तरह की तस्वीर सामने आई। सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक तक अपने काफिले में कटौती करते हुए देखे जा रहे हैं। दिल्ली में भी पिछले 3-4 दिनों में सरकार के मंत्री ईंधन की बचत करते नजर आ रहे हैं और अब आज से मेट्रो के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। आज रेखा गुप्ता मेट्रो में सफर करके लोगों को ईंधन बचाने का पैगाम देंगी। तो उधर सम्राट सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। सभी सरकारी महकमों के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये काम चरणबद्ध तरीके से होगा। 2 सरकारी विभाग इसकी देखरेख करेंगे। तो उधर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार भी आगे आई है। सभी सरकारी विभागों को वाहनों का अनावश्यक इस्तेमाल न करने का ऑर्डर दे दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां पर मोदी की अपील का बड़ा असर हुआ है। पीएम मोदी ने जो अपील की थी उसके तहत सम्राट सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की तैयारी हो रही है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली सरकारी गाड़ियां हटाई जाएंगी और आने वाले दिनों में बिहार के सरकारी महकमों में इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे ताकि ईंधन की बचत हो। बिहार सरकार भी ईंधन की बचत के लिए मोदी के साथ आ गई है। सरकारी विभागों में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की तैयारी की जा रही है। चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को रिप्लेस किया जाएगा। 2 सरकारी विभागों को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये दोनों विभाग इस काम को करने की प्रक्रिया को
मॉनिटर करेंगे ताकि ईंधन को बचाया जा सके। तो प्रधानमंत्री की एक अपील का असर अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है और खासकर एनडीए शासित जो राज्य हैं वहां जरूरी और तेज कदम उठाए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है और यहां पर से बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ सरकार भी ईंधन में कटौती करने जा रही है ताकि ईंधन का खर्च कम हो सके। सीएम विष्णुदेव साय ने सभी विभागों के लिए आदेश जारी किया है। मंत्रियों और अधिकारियों का काफिला छोटा करने का ऑर्डर दिया गया और विदेश यात्रा पर जाने से पहले मंत्री और अधिकारियों को सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। अपना काफिला पहले ही सीएम साय छोटा कर चुके हैं। अभी आदेश मंत्रियों और अफसरों के लिए भी जारी किया गया है। और अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं दिल्ली से। अनामिका, आज जो कोशिश सीएम रेखा गुप्ता कर रही हैं उसका कितना असर है और क्या तैयारी है? आज सीएम खुद मेट्रो में सफर करने जा रही हैं। चलिए, अनामिका की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं ताकि ईंधन को बचाया जा सके। इससे पहले दिल्ली के जो मंत्री हैं वो भी मेट्रो में सफर कर चुके हैं और आज रेखा गुप्ता भी मेट्रो में सफर करके दिल्ली की जनता को एक संदेश देंगी। आपको जानकारी दे दें कि न सिर्फ मंत्री और नेता मेट्रो में सफर कर रहे हैं बल्कि जनता भी ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए मेट्रो के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने 7 अपील की थी, जिसमें बड़ी अपील ये थी कि पेट्रोल और डीजल को बचाना है। तो रुक करते हैं, हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, दिल्ली की मुख्यमंत्री आज मेट्रो में सफर करेंगी, क्या इसको लेकर कोई खास तैयारी की गई है या फिर वो आम लोगों की तरह ही सफर करेंगी? बिल्कुल अमित, प्रधानमंत्री की अपील के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की जनता से अपील की कि एक दिन राजधानी दिल्ली में नो व्हीकल डे मनाए, यानी आप मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, डीटीसी बसों का इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। और आज दिल्ली में उसी का एग्जाम्पल सेट करते हुए मेट्रो मंडे मनाया जा रहा है। इस समय हम आईटीओ मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद है, जहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री और बाकी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने घरों से मेट्रो के माध्यम से आएंगे, यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री सिविल लाइन से बैठेंगे और आईटीओ उतरेंगे। उसके बाद यहाँ से, क्योंकि केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर सचिवालय है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए जो फीडर इलेक्ट्रिक बसें मेट्रो के बाहर खड़ी होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एक आम जनता की तरह, एक आम नागरिक की तरह सचिवालय जाएंगे। और केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही नहीं बल्कि उनके साथ जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो अलग अलग समय पे मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे और फिर ईवी बसेस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है, आम जनता यूज़ करती है, उसके ज़रिए ही वो सचिवालय पहुंचेंगे। दिल्ली में आज जो मेट्रो है वो 6 मेट्रो अधिक चलाई जा रही है, 24 अधिक फेरे होंगे और कुछ विभागों को 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम भी दिया जाएगा सप्ताह में अलग अलग दिन, ताकि मेट्रो में भी भीड़ कम हो, क्योंकि अगर सभी लोग मेट्रो से बिल्कुल अनामिका, कोशिश तो है और जब सरकारें कोशिश करने लगती हैं, जब खुद मुख्यमंत्री कोशिश करने लगती हैं तो फिर जनता पर भी इसका असर पड़ेगा, ये समझा जा सकता है। शुक्रिया अनामिका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां वजीराबाद इलाके में 10 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई है। बच्चे का नाम संस्कार था, जो 6वीं क्लास में पढ़ता था। सुबह स्विमिंग में दोस्तों के साथ पहुंचा था, जहां उसकी डूबने से मौत हो गई है। अब आरोप है कि बच्चा काफी देर तक पूल में नीचे फंसा रहा, लेकिन कोई देखने वाला वहां पर मौजूद नहीं था। अवैध तरीके से स्विमिंग पूल चल रहा था, ना लाइफ गार्ड कोई मौजूद नहीं था, ना कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर था, ना ही बच्चे के लिए कोई लाइफ जैकेट रखा गया था। वजीराबाद थाने में स्विमिंग पूल संचालक और अन्य के खिलाफ लापरवाही से मौत की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। संस्कार अपने परिवार के साथ बुराड़ी इलाके में रहता था और पड़ोस के बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में गया था। परिवार को आधे घंटे बाद सूचना मिली कि उनका बेटा बेहोश हो गया है। पिता जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो मौत की खबर मिली। अब फिलहाल परिवार सदमे में है। सवाल स्विमिंग पूल को लेकर भी है। दिल्ली में स्विमिंग पूल कैसे बने मौत का कुआं? नहा रहा था 10 साल का बच्चा, स्विमिंग पूल में क्या हुआ? स्विमिंग पूल निगल गया, संस्कार के साथ क्या हो गया? न लाइफ गार्ड, न सेफ्टी, आखिर जिम्मेदारी किसकी?
लापरवाही ने मौत दे दी, आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी? अब बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि स्विमिंग पूल अवैध तरीके से बोरवेल के पानी से चल रहा था। वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। पूल परिसर में ना तो लाइफ गार्ड मौजूद था, ना ही बच्चों के लिए कोई सुरक्षा लाइफ जैकेट भी यहां पर रखा गया था, यानी कि कोई भी यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। स्विमिंग पूल संचालक की लापरवाही के कारण उनके बेटे की जान गई। परिवार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संस्कार की मां सोनम ने बताया कि वो इंजीनियर बनना चाहता था। बच्चा गया था, एक यार दोस्त है मेरा, उसके बच्चे जाते हैं 5 बच्चे उसके गए थे। तो उसने कहा कि मैंने कहा मेरे भेज दियो, तो मैंने भेजे वहाँ। वो कह रहा ठीक है, 250 रुपये बच्चा है। मैंने दोनों को भेज दिया, गाड़ी वाले के हैंड ओवर कर दिया। जो गाड़ी लेके गई उसके बच्चे भी और मेरे बच्चे भी। गाड़ी वाले को मैंने पैसे करे सवेरे 8:58 पे 7:58 यही पता। और उसके बाद मैं निकला, आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि बच्चे बेहोश हो गए। तो बच्चा क्या नहाने के लिए जा चुका था स्विमिंग पूल में या बाहर ही था? मैंने तो गेट के अंदर कर दिए दोनों बच्चे दो ही थे ना, खाली बच्चे तो बहुत सारे थे। मेरा छोटे वाला बेटा भी था। तो उससे बात हुई आपकी? उसने क्या बताया? वो उसने ये कहा कि ना, मैं जो गाड़ी वाला था कि जब पता लगी है कोई बच्चा पूरा हुआ नहाने के लिए तो पैरों में आया बच्चा। आधा घंटा लगा, पूरा घंटा लगा, पता नहीं कितना था। बच्चा नहाने के लिए जा चुका था, हाँ डूबा हुआ था। हाँ, और वहाँ स्विमिंग पूल वालों को पता ही नहीं है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, जिस तरीके के आरोप परिवार लगा रहा है और जो सवाल पिता पूछ रहे हैं वो सवाल बड़े वाजिब हैं। अगर बच्चों को स्विमिंग पूल में ले जाना है या वहां स्विमिंग भी सिखानी है, स्विमिंग करानी है, तो क्यों जरूरी जो मेजर्स लेने चाहिए वो स्विमिंग पूल संचालक ने नहीं लिए थे? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दिल्ली में से बहुत सारे स्विमिंग पूल हैं जो कि बिना इजाजत के चल रहे हैं, अवैध तरीके से चल रहे हैं, जहां पर ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड होता, ना ही लाइफ गार्ड होता, ना ही लाइफ जैकेट होती और ना ही कोई ट्रेनर होता। कई बार तो देखा जाता है कि इस तरीके से खुले में चलते हैं और इन पर कोई कार्रवाई तक नहीं होती। ये दिल्ली में कोई ऐसी पहली घटना नहीं है जो कि हुई हो, स्विमिंग पूल में बच्चे डूबने से बच्चे की मौत। एक घर का जो है चिराग बुझ गया, पूरा परिवार जो है इस वक्त सदमे में है। और जो हमें जानकारी मिली उसमें ये भी है कि उस इलाके में तकरीब 3 से 4 ऐसे स्विमिंग पूल चल रहे हैं। खासतौर पर ऐसे स्विमिंग पूल जो अवैध तरीके से चलाए जाते हैं, वो इलाके के जो रसूखदार लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो लोग ये चलाते हैं। और ये नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद इलाके के जगतपुर गांव इलाके की ये पूरी घटना है। फिलहाल पुलिस अभी इसमें कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कार्रवाई करने से संस्कार वर्मा जो है वो वापस आ जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जरूरत है ऐसे अवैध स्विमिंग पूल चलाने वालों पर कार्रवाई करने की तो जरूरत है ही, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि दिल्ली में कहीं पर भी ऐसे स्विमिंग पूल बिल्कुल न जाने कैसे ऐसे मौत के स्विमिंग पूल, न जाने कितने मौत के स्विमिंग पूल होंगे जो दिल्ली में इस वक्त चल रहे होंगे, उन पर क्या कार्रवाई प्रशासन करेगा, ये भी देखने वाली बात है। शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी सड़क पर रेंग रेंग कर सरकार के सामने अपना विरोध जता रहे हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती कि ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की है, जहां पर इस वक्त शिक्षा मंत्री के घर के बाहर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन है। ये देखिए प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथों में पोस्टर ले रखे हैं और रेंग रेंग कर ये प्रदर्शन चल रहा है। विशाल मौके से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। विशाल, ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक पुराना मामला है, इसमें समय समय पर अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हैं। क्या इसका कोई हल नहीं ढूंढ पा रही है सरकार, या क्या कोशिश की जा रही है? देखिए प्राची, इस समय हम लखनऊ के जो माल एवेन्यू इलाके में मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह फिलहाल यहां पर घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है। एसएचओ हजरतगंज विक्रम सिंह अपनी तमाम पुलिस फोर्स के साथ यहां पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी थी, फिलहाल उसको कुल मिलाकर के रोका जाए। और यहां पर इस तरीके से अगर रेंग रहे हैं, मंत्री से न्याय की मांग कर रहे हैं, पिछड़ों को इंसाफ देने की मांग कर रहे हैं, तो वाकई में ये बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। कल यानी 19 तारीख को ये मामला कोर्ट में लगा हुआ है, उससे पहले इस तरीके का प्रदर्शन क्या इशारा कर रहा है? सीधे अभ्यर्थियों से ही बात कर लेते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? रेंगना पड़ रहा है आप लोगों को? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से पिछले 6 सालों से हम लोग को जहां विद्यालय शिक्षक होना चाहिए था, लेकिन आज की सरकार में पिछड़े दलित समाज के लोग, हम लोग कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जी रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से संदेशा देने आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम भी हिंदू हैं
हम लोग को कीड़ा मकोड़ा की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर न कर दिए। हम लोग वोट देते हैं पिछड़े दलित समाज के, तब जाकर आप लोग कुर्सी पे बैठे हुए। हमारे सिर्फ मांग यही है कि पिछले करीब 30 डेट लग गई है, सरकार की तरफ से अभी कोई प्रपोजल नहीं गया है। कल 19 मई को डेट लगा हुआ, सरकार अपने तरफ से सरकारी अधिवक्ता भेज करके इस मामला को जल्द से जल्द निस्तारित कराए, नहीं तो हम लोग जो है अब सामूहिक रूप से आत्महत्या करने। मामले का निस्तारण नहीं हो पा रहा है, वजह क्या आप लोग को लगती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये सरकार जो कहती है कि हम संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि सिंगल बेंच से और डबल बेंच का आदेश हमारे पक्ष में आया, पिछड़े दलितों के पक्ष में आया है कि इनके साथ अन्याय हुआ है और लिस्ट को रिविजिट करके इनको न्याय दिया जाए। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट भी ये टिप्पणी कर रहा है, माननीय जस्टिस दत्ता साहब की बेंच ने भी बोला है कि यदि आप 15 दिन में इनके पक्ष में कोई रिपोर्ट नहीं लगाते हैं तो जो डबल बेंच का आदेश आया है हम उसको आगे प्रोसीड करने का काम करेंगे। तो सरकार से क्या रिप्लाई मिल रहा है आप लोगों को? सरकार से क्या आश्वासन मिल रहा है? मैं संगम सिंह निषाद गोरखपुर से हूँ और सरकार से ये अपेक्षाएं हैं कि हमारा कल का डेट लगा हुआ है, जल्दी जल्दी वकील भेजें और हमारे मांग को जल्दी जल्दी पूरा करें। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। फिलहाल इनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसीलिए फिलहाल आज मुख्यमंत्री आवास भेजने की योजना थी, लेकिन पुलिस देखिए फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, SHO हजरतगंज अपनी टीम के साथ मौजूद है और सबकी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द सबको यहाँ से हटाया जाए। लेकिन सभी अभ्यर्थी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा गमगीन है कि उनकी मांगे सुनी नहीं जा रही, इसीलिए आज वो फिलहाल रेंग के प्रदर्शन करने को लखनऊ के सरकारी आवासों पर मजबूर हैं। प्राची और विशाल, यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं इन अभ्यर्थियों के साथ जो यहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके हाथों में जो बैनर पोस्टर है उसमें आरक्षण का जिक्र किया जा रहा है, क्या चाहते हैं वो? देखिए फिलहाल ये जो है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हैं वो कुल मिलाकर के अपने हाथों में पोस्टर लेकर के, और अब ये जानकारी हमको मिल रही है कि फिलहाल वो अंदर मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या बताया जा रहा है कि मिलने के लिए अंदर बुलाया है आप लोग को, और आरक्षण का क्या पेज फंसा हुआ है? आरक्षण का पेज जो फंसा हुआ है, पहले सरकार हमारी मांग को करे, कल हम लोग का डेट लगा हुआ, पहले जल्दी वकील भेजें, बाकी वहाँ सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अंदर से जानकारी आई है कि मंत्री ने आप लोग को मिलने के लिए बुलाया है? बिल्कुल, हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए जो भी अंदर से जो भी अपडेट आएगा हम जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए भी हम लोग जा रहे हैं मंत्री जी के पास। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि मंत्री के आवास से अंदर से इन लोगों के लिए मैसेज आया है। संदीप सिंह शिक्षा मंत्री हैं, उनके आवाज बिल्कुल, से तो ये आप मुझे लगता है कि अच्छा कदम है शिक्षा मंत्री का कि उनके घर के बाहर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको उन्होंने घर के अंदर बुलाया उनसे बातचीत करने के लिए। और मुझे लगता है शायद जो यही रुख है, जो शिकायतें हैं इन अभ्यर्थियों की या जो विरोध कर रहे थे, अब थोड़ी बहुत कम होगी और कोई रास्ता निकल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाए रखे इस खबर पर। और अब बात करेंगे जिहादी ड्रग्स की। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट और टेरर फंडिंग के खिलाफ देश को बड़ी कामयाबी मिली है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देश के इतिहास में पहली बार कैप्टागन नाम की खतरनाक ड्रग को जब्त किया है। इस ड्रग्स को जिहादी ड्रग्स भी कहा जाता है। बरामद 227 किलो ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 182 करोड़ रुपए है। एनसीबी ने इस सिलसिले में एक सीरियन नागरिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब ड्रग तस्करों ने यह कैप्सूल देहरादून में तैयार करवाया, दिल्ली में भी इसे छिपाया। इसे जेद्दा भेजा जाने की पूरी तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी ने इस सिंडिकेट के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एनसीबी ने ऑपरेशन रेशपिल के तहत जिहादी ड्रग्स के खिलाफ यह अभियान चलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऑपरेशन को लेकर नारकोटिक्स ब्यूरो के पीठ थपथपाई है एनसीबी की, और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एक बड़ी खेप को देहरादून से पकड़ा गया है। ये जिहादी ड्रग्स है जिनका इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट के आतंकी और बाकी अलग अलग आतंकी संगठनों के आतंकवादी लगातार करते रहे हैं। इसे जिहादी ड्रग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे लेने के बाद आतंकियों को ना तो दर्द का एहसास होता है और ना ही उन्हें अपने होशो हवास रहते हैं। नशे की हालत में वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए और ज्यादा हिंसक और खतरनाक हो जाते हैं। इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एनसीबी ने ऑपरेशन रेजपिल चलाया। इस दौरान पता चला कि देहरादून की एक फैक्ट्री में यह ड्रग्स तैयार किया जा रहा है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस ऑपरेशन के तहत अलग अलग जगहों पर लगातार रेड की गई। और सबसे पहले दिल्ली की स्वतंत्रता सेनानी कॉलोनी में एक घर में छापा मारा गया, जहां से जिहादी ड्रग्स बरामद की गई और इस घर की एक सीरियन नागरिक को भी यहां से पकड़ा गया है, जो किराए पर लेकर इस घर पर मौजूद था। पहली बार भारत में सीज किया गया है जिहादी ड्रग, वो ड्रग जो आईएसआईएस के आतंकी सीरिया में इस्तेमाल कर रहे थे। अलग अलग जगहों पर इसके ट्रेसेस मिले। भारत में करीबन 182 करोड़ की लागत वाला ये जो ड्रग है वो बरामद किया गया है। ये कैप्टागन है और इसके सीजर के साथ पहली बार भारत में इसके ट्रेसेस मिले हैं और अब अलग अलग जगहों पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। सीरियन नागरिक
जो आप ब्लू टी शर्ट में देख रहे हैं वो, उसके अलावा जो यहाँ उसका लिंक था, इन दोनों को अब अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इसके साथ करीबन 200 किलो से ज्यादा जो ये कैप्टेगन, जिसे जिहादी ड्रग कहते हैं, या फिर आप इसे ये कह लीजिए कि पुअर मैन कोकेन के नाम से भी जाना जाता है, इसको अब सीज कर लिया गया है। और ये एक बड़ा सीजर है क्योंकि इसका इस्तेमाल कई आतंकी अलग अलग टाइम पर जो आतंकी वारदात करने में कर रहे थे। इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये अभी तक का सबसे बड़ा सीजर है और इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आने वाले दिनों में इसके ट्रेसेस और जगहों से भी बरामद और जब्त किए जाएंगे और भी धरपकड़ होगी। जीरो टॉलरेंस को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। होम मिनिस्टर ने कहा है कि अब हर जगह पर जहां जहां ये ड्रग्स इंडिकेट होगा उन सबको जल्द से जल्द जीरो इन करके न्यूट्रलाइज किया जाएगा। यही नहीं बल्कि शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसके भी नेक्सस को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस कामयाबी पर एनसीबी को बधाई दी है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए संकल्पित है कि भारत में आने वाला या हमारे देश की जमीन को ट्रांजिट रूट बनाकर देश से बाहर जाने वाले नशीले पदार्थों के हर एक ग्राम पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अमित शाह ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि देश को 2047 तक ड्रग्स मुक्त कर देंगे। और अभी में बड़ी खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां जूते के शोरूम में जमकर बवाल हुआ है। शोरूम में कर्मचारी की शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ता शोरूम पहुंचे। शोरूम के मैनेजमेंट पर बजरंग दल ने हिंदू कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। शोरूम के भीतर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। शोरूम कर्मचारी विपिन सिंह ने बजरंग दल को पत्र देकर शिकायत की थी, जिसमें विपिन ने शोरूम के अंदर एक विशेष समुदाय के कर्मचारी संगठित तरीके से काम करने और हिंदू कर्मचारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। कंप्लेन के बाद बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ता शोरूम के अंदर घुसकर काफी देर तक हंगामा करते रहे। और उनको वेतन और उनकी ग्रेच्युटी रोकने तक ये जिहादी मानसिकता के लोग इस ऐसे बड़े बड़े संस्थानों को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग यहाँ के गढ़वाली मूल के विपिन सिंह रोथान, पिता की तबीयत खराब हुई, 15 दिन लीव ली और जबकि 70 लीव उनकी वर्ष भर की बस्ती है। उसके बाद उनको टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। करूंगा यहाँ पे हमेशा कंटिन्यू। विवाद उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। जब कार्यकर्ताओं ने देखा कि हिंदू कर्मचारियों की नेम प्लेट पर पूरे नाम लिखे थे जबकि मुस्लिम कर्मचारियों की नेम प्लेट खाली थी, इसे लेकर बजरंग दल कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने खाली नेम प्लेट पर मार्कर से जिहादी लिख दिया। बजरंग दल का आरोप है कि स्टोर मैनेजर और सिटी मैनेजर मिलकर कंपनी को नुकसान पहुंचाने और उसका पैसा हिंदू कर्मचारियों से वसूलने का काम कर रहे थे। जितेंद्र सिंह और उनके नहीं, लेकिन नेम प्लेट पे नहीं तो आप समझ सकते हैं क्या नाम है भाई साहब, का नाम क्या है? हम लोग नहीं वैसे नाम बता भाई। आलम। देखिए अब आइए अब यहाँ देखिए नेम प्लेट पे क्या नाम लिखा है, कुछ नहीं, ब्लैंक। क्या लिखा है? तो यहाँ मुझे लगता है क्या लिखना चाहिए, एक बार नेम प्लेट दे, तो मार कर दो, क्या नाम है देना, मार कर देना, मार कर दो। जिहादी थे, जिहादी है और जिहादी रहेंगे। आप सोचिए मेट्रो शूज में प्रत्येक कर्मचारी जो हिंदू कर्मचारी है उनकी नेम प्लेट उनको किस लिए रखा गया है? जिससे बहुसंख्यक हिंदू समाज से चलने वाले शुरू। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां के सरकारी अस्पताल में एक और गर्भवती महिला की मौत हो गई। अस्पताल में 12 दिन में ये 5वीं महिला की मौत हुई है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया और 29 साल की शिरीन को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। 5 महीने की प्रेग्नेंट शिरीन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि माइनर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया, जिससे युवती की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और उसकी मौत हो गई।